हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतीक सर और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल द अर्निंग पॉइंट पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है डियर स्टूडेंट्स कि हमने क्लिडन का वीडियो सोल्यूशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें कुछ फ्री लेक्चर्स होंगे जो आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे होंगे। और उसमें हमने पहला जो है लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो होंगे वो पहले हम कवर करेंगे, और उसी सीक्वेंस में सबसे पहला चैप्टर हमने उठाया था एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, चैप्टर नंबर 22। और उसका कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट और कुछ डिस्क्रिप्शन मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अब हम जो है थ्योरेटिकल पोर्शंस को कवर करेंगे आज। थ्योरेटिकल पोर्शंस में जो आपका इस चैप्टर में थ्योरी है उसको कवर करेंगे, और उसको कवर करेंगे हम प्रोजेक्टर के थ्रू, ताकि आपको एक एक चीज़ मैं आपको लाइन बाय लाइन अगर कहीं पर इंपॉर्टेंट तो समझा सकूं। तो इस सीक्वेंस में जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया था कल। ये हमारा चैप्टर है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोलिए आप इसको। तो इसमें चैप्टर अगर देखा जाए तो हमने पेज बाय पेज तो आपको डिस्क्राइब कर दिया था ये। और ये पहले 2 पेजेस के बारे में मैंने बात कर ली थी, इंट्रोडक्शन फिनॉल और इनॉल्स का, और उसको एग्जाम्पल के फॉर्म में भी आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया था कल। यही कल कवर किया था हमने, ठीक है, बिल्कुल यही कवर किया था। अब आज हमारा जो है वो ये तीसरा पेज हम लेते हैं, यानी कि 549, ओके, बेंजीन एंड इट्स रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल्स। मैं आपको बता दूं कि बेंजीन की अगर मैं बात करूं तो जो बेंजीन है वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच नहीं है जितना बेंजीन पर जब आप कोई ग्रुप लगाते हैं, कोई डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी बढ़ जाती है उसके कंपैरिजन में उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इस पूरे पार्ट में अगर देखा जाए तो इसमें शुरुआत में बेंजीन की स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई, बेंजीन कैसी होती है, किस तरह से एग्जिस्ट करती है, क्या उसकी एरोमेटिसिटी होती है, किस तरह से उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक। उसमें बेंजीन्स के सारे जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म हैं उनको बताया गया है। फिर ये बताया गया है कि जैसे अगर वो जोड़ दिया जाए तो किस तरह से बेंजीन का फॉर्म होगा। ये सब सारी चीज़ें बात करी गई। इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू एग्जाम। तो इसको थोड़ा सा हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन बेंजीन्स एंड ऑन साइक्लोहेक्सीन। देखिए क्या है इसमें, यहाँ पर अगर आप देखिए ध्यान से बेटा, तो ये है हमारा साइक्लोहेक्सीन और ये है हमारा बेंजीन। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के फॉर्म में है, जो किसी और पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में नहीं है, और वैसे सिंपल एल्कीन के फॉर्म में ये है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो 3 पाई बॉन्ड्स हैं वो आपस में कंजुगेशन में हैं, और एरोमेटिसिटी ये फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ब्रोमीन लगाया गया, यहाँ पे पर एसिड लगाया गया, RCO3H, यानी कि पर एसिड, जनरल पर एसिड का फार्मूला लिखा गया है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एसिड लगाने पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है बेंजीन के साथ, ब्रोमीन लगाने पे भी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। ब्रोमीन लगाने पे यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, 2 ब्रोमीन जुड़ रहे हैं, एंटी एडिशन हो रहा है, पहले ब्रोमोनियम आयन बन रहा है, और ब्रोमोनियम आयन बनने के बाद एक Br- अटैक करके ब्रोमोनियम आयन को ओपन कर रहा है और ये प्रोडक्ट बना रहा है। इसी तरीके से अगर देखें आप, ये पर एसिड दिया गया RCO3H, पर एसिड जो है वो ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन को डिलीवर कर रहा है और ले जाकर के जोड़ रहा है इस पे, ये बना रहा है इपॉक्साइड। ये दोनों रिएक्शंस बेंजीन के साथ नहीं हो रहा है। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन में डबल बॉन्ड रिएक्शन में इन्वॉल्व तो होता है, लेकिन वो कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर टूट गया तो वो डबल बॉन्ड एरोमेटिसिटी को लूज कर देगा, और अगर एरोमेटिसिटी लूज हो गई तो फिर उसमें उसका जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्या किया गया है, अगर ध्यान से देखिए तो ब्रोमीन खाली अगर आपने लिया तो इस पे रिएक्शन जो है वो
नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रोमीन की अगर खाली बात की जाए तो ब्रोमीन इटसेल्फ एक एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, एक एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ब्रोमीन के साथ AlCl3 ले लूँगा, एक लुईस एसिड को इन्वॉल्व करूँगा तो ब्रोमीन प्लस जनरेट हो जाएगा, और अगर ब्रोमीन प्लस जनरेट हो जाएगा तो फिर वहाँ पर आप उसको एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह एरोमेटिक रिंग बेंजीन पे जोड़ सकते हैं। जुड़ेगा तो उसकी एरोमेटिसिटी लूज होगी, और फिर उसको आप गेन कराएंगे उसकी एरोमेटिसिटी को दोबारा, तो जब दोबारा गेन कराएंगे तो उसमें एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ध्यान से तो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई वही यहाँ पे लिखी हुई है और वही यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैकेनिस्टिक वे में अगर देखें तो क्या है। देखिए ये मैकेनिज्म बताई गई है 550 पेज पे। देखिए मैंने 549 की बात कर ली बेटा, 549 पे ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है यहाँ ऊपर जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो। यहाँ से थोड़ा स्टार्ट किया गया, जहाँ से बेंजीन और साइक्लोहेक्सीन को कंपेयर किया गया, ये थोड़ा मैंने आपको बताया। थोड़ा यहाँ से मैकेनिस्टिक वे में थोड़ा इसको देखिए। देखिए है क्या है यहाँ पर ये कि जब आप इसमें साइक्लोहेक्सीन ले रहे हैं यानी कि सिंपल डबल बॉन्ड ले रहे हैं, सिंपल एल्कीन ले रहे हैं, तो देखिए वो पहले ब्रोमीन पर अटैक कर रहा है, क्योंकि ब्रोमीन अगर देखा जाए तो ब्रोमीन क्या है बेटा, ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोफाइल है। किस तरीके से थोड़ा देखिए इसमें है प्लस माइनस, और जो इसके पास ऑर्बिटल है ना खाली, वो इसका सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल है, तो इस पर अटैक करेगा और Br- को निकाल देगा। वैसे इन जनरल दिखाया गया है कि ब्रोमोनियम ऊपर से यहाँ पर जुड़ा है, ब्रोमीनियम तो नीचे से भी जुड़ सकता है। ब्रोमोनियम एक साइक्लिक कार्बोकेटाइनिक इंटरमीडिएट है। फिर इसमें देखिए क्या कर रहा है, Br- को अटैक कर रहा है, और यहाँ पर के ब्रोमोनियम चूंकि ऊपर से जुड़ा गया है तो Br- को नीचे से अटैक करके उसकी ओपनिंग कर रहा है, जिसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि दो Br जुड़ जा रहे हैं, वो भी अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री में। लेकिन ध्यान से अगर आप देखिए, जब बेंजीन है तो बेंजीन में भी ब्रोमीन जुड़ रहा है। देखिए लेकिन पहले AlCl3 उसको एक्टिवेट कर रहा है। पहले ब्रोमीन का लोन पेयर AlCl3 में लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ब्रोमीन प्लस हो गया है, AlCl3 माइनस हो गया है, ब्रोमीन एक्टिवेट हो गया, Br+ की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई है। अब क्या होगा, अब ये डबल बॉन्ड इसको दे सकता है। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अक्सर लोग ये बोलते हैं सर एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब तक इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा नहीं होगी तब तक आप उसको मजबूर नहीं कर सकते उसके एरोमेटिसिटी को लूज करने के लिए। एरोमेटिसिटी लूज होगी तभी वहाँ पर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इनिशिएट होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। पहले आपने इसकी एरोमेटिसिटी को लूज करके कार्बोकेटाइन जनरेट कर लिया है, और उसके बाद देखिए जहाँ पर आपने Br को जोड़ा है वहाँ से फिर आपने H+ निकाल दिया है, और H+ को रिमूव करके यहाँ पे आपने फिर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दिया है, यानी कि ब्रोमिनेशन करा दिया है। H+ को हटा के Br जोड़ दिया है। ध्यान से देखिए यहाँ पर Br- अटैक कर रहा है, लेकिन यहाँ पर Br- नहीं अटैक कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपनी एरोमेटिसिटी को लूज तो कर रहा है लेकिन गेन भी करेगा। यही कारण है कि यहाँ पर H+ निकल रहा है, ना कि Br- अटैक कर रहा है। Br- यहाँ अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ये एरोमेटिसिटी अपनी लूज कर देगा। तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिव मैनर में यहाँ दिखाया। और गजब की बात यहाँ पर यह है बेटा कि बेंजीन पर जब तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी तब तक वो अपना जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रेट है उसको उतना ज़्यादा शो नहीं करेगा। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो कि ये कितना बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल है, कितना बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कितनी ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, बेंजीन पर कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब बेंजीन कितना इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। और तीसरी बात, ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ना यहाँ पे, ये कार्बोकेटाइन कितना ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है। इन तीनों बातों को अगर आप मिला देंगे तब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा, उसकी खूबसूरती निखर के आपके सामने आ जाएगी और तब आप उसको समझ पाएंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ लाइन में आप देखेंगे ना, तो इसमें एक इप्सो वर्ड का भी इस्तेमाल करता है कभी कभी, इप्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इप्सो वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, इप्सो वर्ड का मतलब होता है कि जहाँ पर आपने इस Br को ऐड किया है ना यहाँ पे, वहीं से आप H+ को निकाल रहे हैं, उसको बोलते हैं इप्सो। इप्सो का मतलब जहाँ पर आप जो चीज़ जोड़ रहे हैं वहीं से रिएक्शन को इनिशिएट कर रहे हैं, वहीं से आप बाद में लीविंग ग्रुप भी बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इप्सो। तो कहीं अगर वर्ड में लिखा हुआ है इप्सो तो आप उसको देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर इस लाइन का मतलब समझ में आ गया है, ठीक, कंपेरेटिव मैनर में दिखाया जाएगा। अभी मैं इसके रिएक्शंस को लेकर के और भी आपको कुछ समझाऊंगा, कराऊंगा। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सी बात कह रहा है कि अगर आप ब्रोमीन के साथ पिरिडीन ले लेते हैं तो पिरिडीन के साथ भी ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि पिरिडीन पर तो ब्रोमीन जाएगा नहीं, क्योंकि पिरिडीन क्या है बेटा,
इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है नाइट्रोजन की माइनस आई की वजह से। तो यहाँ पर ब्रोमीन के साथ एक रिएजेंट तैयार किया है, ब्रोमिनेटिक रिएजेंट, इसके बारे में मैं अभी बात करता हूँ। इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखिए, थोड़ा सा इसका मतलब ये है यहाँ पर कि जब आप यहाँ पर जो है वो बेंजीन के साथ ब्रोमिनेशन करा रहे हैं और ब्रोमीन के साथ आप AlCl3 ले रहे हैं, सपोज कि आपने AlCl3 हटा करके ब्रोमीन के साथ पेरिडीन, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको कुछ लोग अगर इन जनरल रीजन में इंडिकेट करें या रीजन में दिखाएं तो इसको इस तरह से दिखाया जाता है कि पेरिडीन प्लस Br2, या अगर आप इसको और थोड़ा सा दिखाना चाहें तो इसको कभी कभी लोग इस तरीके से लिखते हैं कि P/Br प्लस Br माइनस, इस तरीके से। क्या करेगा भाई, ये एक रिएजेंट बन गया है। कैसे, देखिए पेरिडीन तो नाइट्रोजन के माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है। अब चूंकि नाइट्रोजन के माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है तो ब्रोमीन तो इसके ऊपर जाएगा नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये ब्रोमीन के ऊपर आएगा। किस तरह से आएगा बेटा, जैसा अभी आपको मैकेनिज्म में दिखा रहा था क्लेडन में कि ये ब्रोमीन पर अटैक करेगा और Br को निकाल देगा। अच्छा, जब ये ब्रोमीन को ऐड कर लेगा अपने ऊपर तो इस तरह की स्पीसीज जनरेट करेगा। वो स्पीसीज होगी पेरिडीन के नाइट्रोजन पर Br लग जाएगा, नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा। ध्यान से देखिए थोड़ा, नाइट्रोजन पे प्लस आ गया और Br माइनस हो गया। अब जो ये स्पीसीज है ये पेरिडीनियम ब्रोमाइड है, और अगर पेरिडीनियम ब्रोमाइड आपने बना लिया बेटा तो आप खुद सोचिए कि नाइट्रोजन पे प्लस होने की वजह से ब्रोमीन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई, क्योंकि वो उसका खींचेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ। और जब ये ब्रोमीन एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल हो गया तब आप इसको बेंजीन पे जोड़ सकते हैं। ये यहाँ पर ये समझाना चाहता है कि आप बेंजीन पर जितना बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल लेंगे, जितना एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल लेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, उतना उसका एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रेट बढ़ जाएगा। तो कुछ नहीं, इसको जोड़ा है फिर इस पर किस तरीके से जोड़ दिया, ब्रोमीन को जोड़ दिया तो क्या बन गया भैया, पेरिडीन तो अलग हो गया इटसेल्फ, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी लूज हो गई, Br यहाँ आके जुड़ गया, कार्बोकेटाइन बन गया, और जहाँ पे Br जुड़ा हुआ है फिर वहाँ से आपने H+ को निकाल दिया और ArAc करा दिया। ArAc का मतलब हो गया एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और आपके पास वही प्रोडक्ट बन गया जो आपको यहाँ पे शो किया हुआ है, यानी कि ब्रोमोबेंजीन। तो ऐसे कुछ रिएजेंट्स की बात भी करेंगे जो इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर आपके पास जो कंपाउंड हो, एरोमेटिक कंपाउंड हो, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो और आप इलेक्ट्रोफाइल्स की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करके रिएक्शन को फैसिलिटेट कर सकें, उसके रेट को बढ़ा सकें। चलिए, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। वैसे तो मैकेनिज्म आपके क्लेडन में भी है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझा दिया। इस तरह से रिएजेंट के फॉर्म में दे करके भी पूछ सकता है आपसे, बट मैं भी सवाल का डिस्कशन करूँगा, अभी थ्योरी की बात कर रहा हूँ। चलिए बिठा देता हूँ उसको। यहाँ पे इस लाइन में ये समझाना चाह रहा है बेटा, इस पॉइंट पे ये समझाना चाह रहा है कि जो ब्रोमीन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को आप पेरिडीन डाल के इंक्रीज कर दीजिए। जो बेंजीन है वो इतना इलेक्ट्रॉनिकली रिच नहीं है, फिर भी वो रिएक्शन को चला जाएगा क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई है। चलिए, अब हम आते हैं अपने अगले पार्ट पे। पेरिडीन को देखिए रीसाइकिल कर लिया गया। देखिए आप ध्यान से देखिए, पेरिडीन को दोबारा रिएक्शन में यूज कर लिया गया, क्योंकि जब आपने यहाँ से Br निकाल दिया तो दोबारा पेरिडीन जनरेट हो गया। दैट कैन बी रीसाइक्ल्ड इन द सेम रिएक्शन। देखिए कह रहा है कि ब्रोमीन इटसेल्फ एक बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें कि ब्रोमीन इटसेल्फ एक बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन चूंकि ब्रोमीन इटसेल्फ डेंजरस है बहुत, तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में ब्रोमीन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में ब्रोमीन को इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो बहुत खतरनाक हो जाएगा, ठीक। और इसलिए ब्रोमीन के साथ कुछ एडिटिव डाल करके कम से कम ब्रोमीन इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है इस लाइन में, अगर आप देखेंगे ध्यान से। और बेंजीन जो है वो डिफिकल्ट है, आसानी से रिएक्शन में नहीं जाएगा। रिएक्टिव इसकी रिएक्टिव जो रेट है वो कम है, क्योंकि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और बाकी सब्स्टिट्यूशन देता है, एडिशन नहीं देता है, ये तो मैंने आपको समझाई दिया, ठीक। अब आप थोड़ा सा नीचे आइए तो इसमें क्या दिखाया गया है, जो सेम चीज़ लिखी हुई है
इंटरमीडिएट, थोड़ा सा ऊपर करके इसको रखता हूँ। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी इंटरमीडिएट बनेगा ना एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, वो एक कार्बन है। एडिशन इलेक्ट्रोफाइल का होगा पहले बेंजीन की एरोमेटिसिटी को लूज करते हुए, या कोई भी एरोमेटिक बेंजीनॉइड रिंग हो चाहे नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक रिंग हो, उसकी एरोमेटिसिटी को लूज करते हुए पहले कार्बोडाइन जनरेट करेगा, और उसके बाद फिर प्रोटॉन निकल जाएगा, इप्सो प्रोटॉन रिमूवल होगा, जहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है वहीं से प्रोटॉन रिमूवल होगा और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो ये मैकेनिज्म है इसकी, और दैट इज गिवन बाय मेसेनहाइमर। तो वो उस फॉर्म से भी आपको मेसेनहाइमर सिग्मा कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी आपको दे सकता है। चलिए अब थोड़ा सा इसकी लाइनों को पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं, मैंने समझा दिया आपको, ठीक, क्योंकि इसमें कोई भी सेलेक्टिविटी नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये पेज को मैंने पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दिया आई थिंक, है ना। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन का कंपैरिजन हो गया इसमें। ओके, इसमें आपको मैकेनिज्म आ गई, इसके पहले थ्योरी आ गई, ठीक। चलिए यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आया, वो कंक्लूजन मैं आपको बताता हूँ। एक छोटी सी बात यहाँ पर और है, उसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे इसको। ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जब भी कभी आप किसी एरोमेटिक रिंग पर कोई इलेक्ट्रोफाइल जोड़ते हैं तो एक कार्बोकेटायन जनरेट होता है। वो कार्बोकेटायन अपनी एरोमेटिसिटी को लूज करके उस एरोमेटिक रिंग ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हुए इलेक्ट्रोफाइल के साथ जनरेट किया है। अब देखिए ध्यान से, सिग्मा बॉन्ड है इसके बीच में, इलेक्ट्रोफाइल और इस कार्बन के बीच में, और वो जो कार्बोकेटायन है दैट विल बी डीलोकलाइज्ड बाय द अदर डबल बॉन्ड्स ऑफ एरोमेटिक रिंग। देखिए ध्यान से, पहले इस डबल बॉन्ड के साथ डीलोकलाइजेशन है, कार्बोकेटायन बना है, फिर दूसरे डबल बॉन्ड के साथ डीलोकलाइजेशन है, मतलब कि वो कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, उसका इन्वॉल्वमेंट, उसका रेट और बढ़ेगी। और यही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है, ध्यान से देखेंगे इसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यहाँ पर एक चीज़ बोल रहा है, अगर इसमें आप D3O का इस्तेमाल कर लें और D3O ले लें अगर इलेक्ट्रोफाइल को, तो जितने भी H हैं वो हट के D लग जाएंगे और ड्यूट्रेटेड बेंजीन बन जाएगा। तो उसकी मैकेनिज्म भी क्या होगी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब एरोमेटिक रिंग बेंजीन पे आप कुछ भी कराइए वो एडिशन के फॉर्म में नहीं होगा, वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में होगा। वही इस लाइन पे लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए मैं इसके रिएक्शन को भी आपको समझाऊंगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर आपके सामने आ रही है बेटा, और वो है जो नीचे यहाँ पर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया गया है। देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया है कि अगर बेंजीन पे एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ फ्लोरोसल्फोनिक एसिड लिया जाए -120 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन SO2ClF, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है कार्बोकेटायन जनरेट करने के लिए। मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में बताऊंगा कि ये किस तरह से कार्बोकेटायन जनरेट करता है और उसका क्या यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, इस रिएजेंट से आपको क्या मिलेगा, ये फ्लोरोसल्फोनिक एसिड जो आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये फ्लोरोसल्फोनिक एसिड SbF5 के साथ ट्रीट करके SbF6- बनाएगा और उसके साथ H+ जोड़ देगा, और जो ये H+ है वो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा, उसकी एरोमेटिसिटी को लूज करके एक कार्बोकेटायन जनरेट कर देगा। और जो ये आपके सामने है ना, ये वाला, ये बड़ा स्पेशल न्यूक्लियोफाइल है, इसको बोलते हैं नॉन न्यूक्लियोफिलिक काउंटर एनायन। नॉन न्यूक्लियोफिलिक काउंटर एनायन क्या होते हैं, नॉन न्यूक्लियोफिलिक काउंटर एनायंस एक ऐसे एनायंस होते हैं जिनका साइज इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि वो कभी भी किसी तरह से न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन में नहीं जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक काउंटर आयन की तरह केटायन के साथ जुड़े रहते हैं। मैं इनके रोल के बारे में भी अभी आपको समझाता हूँ। -120 पर लिया गया इस रिएजेंट को, तो यहाँ पर ये कार्बोकेटायन को इस एनायन के साथ आइसोलेट करके इसका प्रोटॉन NMR रिकॉर्ड किया गया है, कार्बन 13 NMR रिकॉर्ड किया गया, देखिए यहाँ पे इसका, और उसका डाटा आपके सामने है। तो कुल मिलाकर ये बताना चाहता है कि एक्सपेरिमेंटली वी कैन प्रूव कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट का इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसी तरीके से जिसने भी इसकी खोज की होगी उसने, जो कि हमारा मेसेनहाइमर था, उसने इसका कार्बोकेटायन आइसोलेट किया और आइसोलेट करके उसको NMR के थ्रू प्रूव किया कि वहाँ पर कार्बोकेटायन ही रिएक्शन इंटरमीडिएट के फॉर्म में इन्वॉल्व हो रहा है। चलिए बाकी देखिए, इसमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप नीचे आए थोड़ा सा, बाकी इस डाटा का कोई मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा बेटा, अगर इस डाटा को आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे तो कुछ भी इसका बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं निकलेगा।
जो मेन चीज़ है कि वी कैन आइसोलेट द रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द हेल्प ऑफ दिस रिएजेंट, वो आपको समझ में आया। और ये काउंटर एनायन समझाऊंगा मैं भी आपको। ये काउंटर एनायन SbF6 माइनस के फॉर्म में है। इसको ओला एसिड या सुपर एसिड के फॉर्म में भी आप पढ़ते हैं। ओला एसिड यानी OLHA', ओलाज एसिड। यहाँ पर देखें थोड़ा सा लास्ट में एक चीज़ है छोटी सी, लास्ट में ये बिल्कुल यहाँ पर एक डिटरमिनिंग स्टेप क्या होता है, किस तरीके से रिएक्शन में उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, वो चीज़ थोड़ी दिखाएंगे। ये है लास्ट में कि इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना और जुड़ करके उसका कार्बोकैटायन जनरेट करना और फिर कार्बोकैटायन का स्टेबलाइज होना और फिर बाद में H+ का निकल जाना है, इप्सो रिमूवल हो जाना और वहाँ पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट देना। यानी कि लास्ट स्टेप जहाँ पे एरोमेटिसिटी दोबारा गेन हो रही है ना, वो फास्ट है। और जहाँ पे वो कार्बोकैटायन बना रहा है यानी कि अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर रहा है, वो उसका स्लो स्टेप है, यानी कि रेट लिमिटिंग स्टेप है। इस चीज़ को थोड़ा समझाया गया है, बाकी बेंजीन के बारे में है। अब इस तीनों पेजेस को थोड़ा सा ना आउटपुट के फॉर्म में लेते हैं। इसमें कुछ मैं आपको बताता हूँ अपनी तरफ से, उसके बाद आते हैं और कुछ क्या दिया गया है। नाइट्रोजन ऑफ बेंजीन स्टार्ट हो गया, रिएक्शन स्टार्ट हो गया नाइट्रोजन ऑफ बेंजीन कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ। मैंने आपको बताया था कि इसमें जितने भी एरोमेटिक रिंग्स लिए गए होंगे उन पर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी दिखाए गए हैं, बट हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको कंक्लूड करेंगे कि यहाँ पे इन तीनों पेजेस का कंक्लूजन क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंक्लूजन ये है इसका बेटा कि जब भी कभी आप कोई एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, कोई एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, उसका क्या होगा रिएक्शन। तो आपने यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाला। मैं दोबारा भी इसको ऑन करूँगा प्रोजेक्टर को। अभी मैंने जो है वो इसको बंद कर दिया है ताकि मैं आपको बोर्ड पे आसानी से फोकस करवा सकूँ। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 3 बातें निकल के आए। पहली कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल, जो भी आप एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल ले रहे हैं, ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी, इलेक्ट्रॉन रिच बिहेवियर ऑफ एरोमेटिक रिंग। And third one is stability of carbocation. ये तीनों इसी ऑर्डर में इस्तेमाल किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जिसको इस एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आप ऐसा कह सकते हैं कि वो यहाँ पे क्या है, एक इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। देखिए सीक्वेंस में सबसे पहले आप देखेंगे कि कैसा इलेक्ट्रोफाइल है और उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है कि कम है। फिर चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिकली रिच बिहेवियर कैसा है एरोमेटिक रिंग का। फिर चेक करेंगे कि स्टेबिलिटी जो बन रही है कार्बोकैटायन की वो ज़्यादा है कि कम है। और यही सीक्वेंस में आप इसको लोगे तभी आपको सही तरीके से सही फॉर्मेट में पता चलेगा कि जो आप रिएक्शन कर रहे हो वो सही है या गलत है। ठीक, यही बात थी कि ब्रोमीन के साथ AlCl3 जोड़ करके हमने ब्रोमीन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक करी, ब्रोमीन के साथ पिरिडीन लेकर के उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक करी, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाई। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक रिच नेचर देखा, हमको पता चला भाई बेंजीन इतना इलेक्ट्रॉनिक रिच नहीं है। और फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करें। लास्ट में जो प्रोटॉन निकाल करके जो है वो एरोमेटिसिटी गेन करा रहा है और प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको ट्रांसलेट कर रहा है, वो उसका फास्ट स्टेप है। उसका इस मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है, इसके रेट पे या इसके बिहेवियर पे उसका बहुत ज़्यादा कोई भी इम्पेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए उसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। चलिए अब थोड़ा सा जो है मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ इससे जुड़े हुए, फिर मैं आगे रिएक्शन स्टार्ट करूँगा। जैसे इसमें नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन स्टार्ट किया गया उसको लूँगा। पहले मैं अपने बारे में इसे यहाँ पर बता देता हूँ यहाँ से कि जो है किस तरीके से इन पॉइंट्स को हम कवर कर रहे हैं। थोड़ा देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिएगा। खास बात है, हमने लिया नेफ्थलीन, हमने लिया बेंजीन,
हमने लिया फेनॉल और हमने लिया पिरिडीन और हमने एक और ले लिया पायरोल। ध्यान से देखिएगा बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। और इन सब के साथ मैंने एक एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल लिया। अभी कॉमन रखूंगा एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आपको बताने क्या जा रहा हूँ। तो मैंने एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल की बात नहीं करी। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। आप चाहे नेफ्थलीन लीजिए, चाहे पिरिडीन लीजिए, चाहे फिनॉल लीजिए, चाहे पिरिडीन लीजिए, चाहे आपका जो है वो पायरोल लीजिए, मतलब आप नेफ्थलीन, बेंजीन, पिरिडीन, पायरोल, फिनॉल कुछ भी लीजिए, एरोमेटिक रिंग तो होनी चाहिए उसमें, तभी आप सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल लिया गया है और वो इलेक्ट्रोफाइल जो लिया गया है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है कि कम है, वो एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है। तो वो तो अलग बात हो गई, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी कम होगी उसको रिएक्शंस के थ्रू ही समझा जाता है, रिएक्शंस के थ्रू ही उसका पता चलता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं दूसरे फैक्टर पे आऊँ जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब कि कहाँ पर जो रिंग है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है और कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है। रिंग की बात कर रहा हूँ, एटॉमिक वर्ड है पर्टिकुलर एटम, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिंग। तो ध्यान से देखिए बेटा, तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं दिख रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दोनों बेंजीन है, यहाँ भी बेंजीन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, इसमें दो रिंग है ए बी, इसमें केवल एक रिंग है, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। केवल और केवल फर्क किसका है बेटा, रिंग का फर्क है। इसमें दो एरोमेटिक रिंग है, इसमें केवल एक एरोमेटिक रिंग है। चलिए अब आते हैं इस पर। यहाँ पर OH का लोन पेयर इसकी रिंग के साथ कंजुगेशन में है, तो यहाँ फर्क है। यहाँ फर्क क्या है भैया, यहाँ फर्क है कि इसकी जो रिंग है, इसकी रिंग पर OH जुड़ा हुआ है और OH जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है प्लस R रेजोनेंस के थ्रू और इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो यानी यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन का आंसर मिला कि जो बेंजीनॉइड एरोमेटिक रिंग है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है। किसकी वजह से बढ़ रही है भैया, OH की वजह से बढ़ रही है। OH कैसे बढ़ा रहा है, बाहर से अपने लोन पेयर का रेजोनेंस दे रहा है प्लस R इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं पिरिडीन की। अब यहाँ पर देखिए OH जो है वो डायरेक्ट इसके एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं है, बाहर से अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इटसेल्फ इसको आप एक सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ पायरोल की, पायरोल में नाइट्रोजन का लोन पेयर है और ये डायरेक्ट अपना एरोमेटिसिटी में लोन पेयर इन्वॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के थ्रू। अब ध्यान से देखिए बेटा, तो यहाँ पर आपके पास 5 एटम है और 6 इलेक्ट्रॉन इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब कि 1.2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर एटम है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए रिच कौन है इसमें, वो है पायरोल। और पिरिडीन की अगर मैं बात करूँ बाबू, तो पिरिडीन में देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं है और अपना वो -I इफेक्ट शो कर रहा है इस रिंग के लिए और रादर इस रिंग को इलेक्ट्रॉन के लिए डेफिशिएंट बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं देखूं तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो गया है पिरिडीन की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेस पे ये डिफरेंशिएट हो गया कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच ये है, फिर फिनॉल है, फिर पिरिडीन है। लेकिन अब भी एक आंसर बचा हुआ है कि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनॉल से कम है, पायरोल से कम है, लेकिन पिरिडीन से ज़्यादा है, क्योंकि पिरिडीन नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अपना विड्रॉइंग इफेक्ट की थ्रू अप्लाई कर रहा है। तो आंसर के हिसाब से अभी हमको ये आंसर मिल चुका है बिना कार्बोकेटाइन बनाए हुए कि सबसे ज़्यादा रेट जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए शो करेगा वो शो करेगा पायरोल, उसके बाद फिनॉल और उसके बाद इन दोनों में से कोई नेफ्थलीन या बेंजीन में से, और उसके बाद सबसे लास्ट में पिरिडीन। लेकिन अब भी एक आंसर बचा हुआ है कि नेफ्थलीन और बेंजीन में से कौन ज़्यादा रेट शो करेगा। तो देखिए अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको थर्ड स्टेप में आना पड़ेगा, यानी कि आपको इलेक्ट्रोफाइल जोड़ के कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा। और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन किस में बनेगा बेटा, इसमें बनेगा, और इसमें इतना स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ कार्बोकेटाइन जोड़ो, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ोगे और यहाँ कार्बोकेटाइन जनरेट करोगे, इस बेंजीन की जो पाई बॉन्ड्स हैं उससे उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि आप थर्ड स्टेप में आके इसका आंसर मिला, यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल और उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी। जितनी ज़्यादा एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल होगा, जितना बढ़िया उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगा, उतना रेट बढ़ेगा उसका। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसके बाद सबसे आखिरी में क्या,
एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेक करने के बाद कार्बोकैटायन जो बनेगा इलेक्ट्रोफाइल के जोड़ने के बाद उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे बेटा हम, और जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना रेट बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा सीक्वेंस हमारा वही होगा। सीक्वेंस हमारा क्या होगा, इसमें रेट हमको मिल गया, इसका आंसर मिल गया। आंसर क्या हो गया इसका, सबसे ज़्यादा पायरोल का रेट होगा, फिर फिनॉल का रेट होगा, फिर इस नेफ्थलीन का रेट होगा, फिर बेंजीन का होगा और सबसे कम पिरिडीन का होगा। अभी आपको बता रहा था ना, इसने लिखा हुआ था ना क्लेडन में कि बेंजीन जो है वो बहुत कम रेट शो करता है। तो सोचिए पिरिडीन का क्या हालत होगा, पिरिडीन तो और कम रेट शो करेगा। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब इस चैप्टर को थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं। तो यानी कि मैंने यहाँ से आपको इन दोनों लाइनों से, इन दोनों पेज या 3 पेज जो आपके सामने आए हैं उनसे एक कंक्लूजन यहाँ से आउटपुट के फॉर्म में आपको दे रहा हूँ। वो तो मैंने समझा ही दिया आपको। एक कंक्लूजन यहाँ दे रहा हूँ। तो आपको कभी भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैकेनिज्म अप्लाई करनी है तो सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 में चेक करना है एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल, और चाहे वो रिएजेंट के फॉर्म में हो, चाहे वो इंटरमीडिएट के फॉर्म में हो, चाहे कैसे भी दिया गया हो, आपको एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल चेक करना है और उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी आपको चेक करनी है कि उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो ज़्यादा हो रही है किसी इफेक्ट से या कम हो रही है। उसके बाद ये स्टेप 1 हो गया। फिर स्टेप 2 पे आएंगे हम। स्टेप 2 पे आएंगे तो हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करनी होगी कि कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी एरोमेटिक रिंग की, यानी कि चेक द इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी ऑफ एरोमेटिक रिंग। और इसमें आप ध्यान रखिएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करने में सबसे पहले आप देखेंगे हेटेरो एटम जो लोन पेयर के साथ होगा, अगर वो इन्वॉल्व कर रहा होगा डायरेक्ट अपनी एरोमेटिसिटी में लोन पेयर को, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह की जो रिंग होती हैं जिनमें अपना लोन पेयर इन्वॉल्व करता है हेटेरो एटम, उसका रेट सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद बेंजीनॉइड टाइप की रिंग आ जाएंगी। बेंजीनॉइड टाइप की रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के साथ अगर कहीं पे है, और सबसे जो कम रेट शो करेगा वो कौन शो करेगा बेटा, सबसे कम रेट शो करेगा आपका पिरिडीन, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन जो है वो विड्राइंग के फॉर्म में है। तो चेक द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एरोमेटिक रिंग, दिस इज द सेकंड स्टेप। इसको थोड़ा और एलाबोरेट करूंगा बेटा मैं, वैसे तो इतना ज़्यादा मैं इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहता क्योंकि ये हेटेरोसाइक्लिक का पार्ट है, हेटेरोसाइक्लिक में भी आता है और क्लेडन में अगर आप देखेंगे तो हेटेरोसाइक्लिक में इसको डिस्क्राइब भी किया हुआ है। मैं अभी थोड़ा सा मैं लीनियंट रहूँगा, थोड़ा सा फोकस्ड रहूँगा। फिर आऊँगा मैं तो स्टेप 3 पे आता हूँ। स्टेप 3 में क्या होगा बेटा, अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से आंसर नहीं मिल रहा है तब आपको आना पड़ेगा किस पे बेटा, तब आपको आना पड़ेगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर। चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लगाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में सबसे पहले आपको प्लस आर इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट यानी हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई प्लस आर यानी कि प्लस रेजोनेंस, प्लस एम प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं आप उसको, वो लगा करके आपको चेक करना पड़ेगा कि कार्बोकैटायन वहाँ जो बन रहा है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा या उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो सीक्वेंस यही होगा, एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल एंड इट्स इलेक्ट्रोफिलिसिटी, देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग, देन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यही यहाँ पर समझाया हुआ है थोड़ा सा। तो ये मैंने थोड़ा ब्रीफली आपको डिस्क्राइब कर दिया, थोड़ा सा जुड़ा हुआ चीज़ था, थोड़ा इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैंने आपको एलाबोरेट कर दिया थोड़ा सा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम, मतलब आपको सीक्वेंस यही रखना है बेटा, ध्यान रखिएगा। यानी कि पहले आपने कार्बोकैटायन बना लिया, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक कर रहे हैं, आपको आंसर में गलत मिलेगा। अब आते हैं हम इसके अगले पार्ट पे, यानी कि 552 नंबर पेज पे, और वहाँ पर बेंजीन की कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बताया गया है। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं। अब हमारा जो है चैप्टर नंबर 22 में पेज 552 आ रहा है। ठीक, बन जाने दीजिए आपके लिए। यहाँ पर देखिए, ये तो समझ में आ गया कि बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसलिए उस पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसका रेट कम है। लेकिन फिर भी बेंजीन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बात किया गया है, जिसमें एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ कुछ रिएक्शन को समझाया गया है। तो 552 को थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं।
जी भैया देखिए नाइट्रेशन दिखाया गया है इसमें। अब ऐसा नहीं है बेटा कि नाइट्रेशन बेंजीन का करने के लिए केवल यही एक रिएजेंट होता है, बहुत सारे रिएजेंट होते हैं, बहुत सारे नाइट्रेटिंग रिएजेंट्स होते हैं जो अपना एक्टिव रोल प्ले करते हैं। नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल पिरिडीन, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपको नाइट्रेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। नाइट्रोपिरिडीन, नाइट्रोकुनुलीन, बहुत सारे होते हैं। तो वो आपको यहाँ पर मैं नहीं बता रहा, मैं बता रहा यहाँ पर थोड़ा सा भी मैं फोकस कर रहा हूँ स्क्लेडन के 552 पेज की थ्योरी पर। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में आप देखिए बेटा ध्यान से, तो यहाँ पर क्या किया गया है, बस कुछ नहीं है, बेंजीन है और HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड लेकर के यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बनाया गया है। और यहाँ पर जो नाइट्रोबेंजीन का NO2 है उसका इफेक्ट दिखाया गया है कि किस तरह से इफेक्ट शो कर रहा है वो अपना। कुछ नहीं है बेटा, ध्यान से देखिए आप ध्यान से। तो जो नाइट्रिक एसिड है उसको पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला करके एक नाइट्रोनियम आयन बनाया गया है, यानी कि NO2 कार्बोकेटाइन जनरेट किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर ना एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल बना रहा है, क्योंकि जब तक एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा हो तब तक रिएक्शन होगा ही नहीं। और एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है कि कैटायन बने या फिर कैटायन कोई इंटरमीडिएट बने या फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो या फिर कोई वैकेंट ऑर्बिटल वाला इंटरमीडिएट जनरेट हो, तब आप उसको एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। बन गया एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल। अब एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल ने मजबूर कर दिया बेंजीन को अपने ऊपर जोड़ने के लिए, जोड़ दिया देखिए बेंजीन को, एक कार्बोकेटाइन बना और फिर ये कार्बोकेटाइन जो बन रहा है उसने H+ रिमूव करके नाइट्रोबेंजीन बना दिया। देखिए क्या लिखा हुआ है, नाइट्रेशन कन्वर्ट्स एरोमेटिक रिंग इनटू नाइट्रोबेंजीन यूजिंग NO2+ फ्रॉम HNO3+ सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल कौन दे रहा है और फिर वो किस तरीके से बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर रहा है। मैकेनिज्म बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर मैं बेंजीन की जगह पर फिनॉल लूंगा तो उसका रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि रेट इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि बेंजीन तो सेम है लेकिन फिनॉल के OH की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल तो सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने का रेट बढ़ गया है। इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने का रेट अगर बढ़ गया तो फिर रेट एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बढ़ेगा। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, हम पहले फोकस कर रहे हैं 552 पेज के हर एक कंटेंट को। और ध्यान रखिएगा बेटा, मिला करके आपसे पूछ सकता है, बेंजीन पे कुछ भी कर सकता है। इसको इस फॉर्म में तो नहीं पूछा जाएगा आपसे सवाल, लेकिन इनसे मिलते जुलते सवालों को बनाएगा और कंसेप्ट आपका अगर क्लियर है तो किसी भी तरीके के सवाल को आप कर सकते हैं। मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, इसमें हो गया इसका पार्ट। आगे बढ़ते हैं, बाकी इसकी लाइन जो है आप पढ़ सकते हैं बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, लाइन वाइन पढ़ सकते हैं। मैं जो खास बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का निचोड़ है, इस पेज का निचोड़ है, वो आपके सामने रख रहा है, ठीक। अभी देखिए सल्फोनेशन की बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा बिना एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल के एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना नहीं है, तो इसलिए जो कुछ भी आपको मिलेगा वो सब कुछ आपको एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल से ही समझना है। देखिए अब क्या है भैया, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, हमारे साथ पेज वही चल रहा है, 552 पे चल रहा, आखिरी रिएक्शन है। सल्फोनिक बेंजीन का सल्फोनेशन करना है तो देखिए ओलियम लिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड को कंसंट्रेटेड फॉर्म में लिया गया है, जो जुड़ करके देखिए एक एसिड दूसरे एसिड को इसको प्रोटोनेट कर रहा है और फिर यहाँ पर देखिए ध्यान से आप देखिए तो यहाँ पर ये SO3 जनरेट कर रहा है। SO3 में सल्फर पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब वो एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है। अभी देखिए ध्यान से, एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है तो मजबूर कर दिया इसको, देखिए बेंजीन को अपने पर जोड़ने के लिए, और जोड़ा उसके बाद H+ निकल गया तो देखिए यहाँ पर SO3H जुड़ गया, यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। ये बहुत आसान रिएक्शन है, ये 10+2 में पढ़ते हैं, लेकिन हम आपको ये नहीं समझा रहे हैं, हम आपको क्लेडन का सोल्यूशन दे रहे हैं। तो हम हर एक बात डिस्कस करेंगे जो बुक में लिखी हुई है और फिर उसका निचोड़ निकाल करके उसको एक्सटेंड करेंगे कि हम कहाँ तक ले जाएं जैम के लिए, कहाँ तक ले जाएं CSIR नेट के लिए, कहाँ तक ले जाएं गेट के लिए, कहाँ तक ले जाएं खाली BSc के लिए, हमको किस तरीके से रिटन पेपर में लिखना है, किस तरह से ऑब्जेक्टिव पेपर में लिखना है, हर एक बात का डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। बारीक से बारीक चीज़ को निकाल के आपके सामने लाना है और फिर अपने फॉर्म में उसको लिंक करके एक सवाल बनाना है, लास्ट में जो मज़ा देगा आपको। चलिए ये भाई पेज हो गया। सेम देखिए वही चीज़ दिखाया गया बेटा, यहाँ पर दिखाया गया है कि जो सल्फोनिक एसिड है उसको NaCl के साथ ट्रीट करके क्रिस्टलाइज किया गया है बेंजीन सल्फोनेट के फॉर्म में, ठीक।
ये अक्सर दे देता है, तो इनसे से बड़ा कंफ्यूजन होता है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड में NaCl क्यों दे रहा है। NaCl जो है वो इस सल्फोनिक एसिड का क्रिस्टलाइजेशन कर रहा है बेंजीन सल्फोनेट के फॉर्म में। बाकी सब कुछ वैसा ही है बेटा जो मैंने आपको पीछे बताया, और आपको वैसा ही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। SO3 का जनरेशन है, फिर जुड़ रहा है, बस इसमें एक्स्ट्रा इसमें NaCl है। आपसे पूछो व्हाट इज द रोल ऑफ NaCl इन दिस सल्फोनेशन, द रोल ऑफ NaCl इन दिस सल्फोनेशन इज टू फैसिलिटेट द रेट ऑफ रिएक्शन। आप एक बात थोड़ा समझिए, जैसे ही आप इसका सल्फोनेशन करेंगे और सल्फोनेशन करने के बाद साल्ट बनाएंगे, आपको पता है साल्ट के साथ इसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट बढ़ जाएगा। जब इसके फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा तो फिर जो इसका रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट बना है वो कंज्यूम होगा। प्रोडक्ट कंज्यूम होगा तो लीचर्स प्रिंसिपल के हिसाब से जो स्लोएस्ट स्टेप है उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट बढ़ेगा। तो जो है यहाँ पे उसका रेट बढ़ाने के लिए कहिए जो है यहाँ पर जो है NaCl ऐड किया गया है, बाकी तो सब कुछ वही है। ठीक, H2SO4 बोलिए या SO3 में सल्फ्यूरिक एसिड बोलिए या H2H2O7 बोलिए, बेंजीन का सल्फोनेशन करने के लिए ये सारे रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको ये दिया गया है। बाकी लाइन में सबका मतलब यही है, NaCl क्यों ऐड किया गया मैंने समझा दिया आपको। ठीक, आप लाइन देख सकते हैं यहाँ पे ओलियम बोलते हैं SO3 इन सल्फ्यूरिक एसिड या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एक और रिएक्शन इसमें डिस्कस किया गया है, एल्काइल और एसाइल सब्स्टिट्यूएंट, जो हम लोग 10+2 से पढ़ते आ रहे हैं मेरे भाई, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखिए किसी भी रिएक्शन में एक खास बात समझिए, जनरेशन ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल, यू हैव टू टेक केयर अबाउट द एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल, चेक द इलेक्ट्रोफिलिसिटी एंड देन गो थ्रू द एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें देखिए फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन को समझाया गया, यहाँ पे एल्काइलेशन लिया गया है। देखिए टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, उसका प्रोटोनेशन करके देखिए। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो स्लो स्टेप होगा, रिवर्सिबल होगा। तो देखिए पहले कार्बोडाइन बना रहा है, फिर कार्बोडाइन ने मजबूर कर दिया क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई, जुड़ गया, फिर टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन बन गया। यहाँ पर AlCl3 देखिए बहुत ज़रूरी बात है, H+ के साथ भी आप ये कर सकते हैं, AlCl3 के साथ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर OH के साथ H+ लिया गया है और Cl के साथ AlCl3 लिया गया है कार्बोकटायन जनरेट करने के लिए। ध्यान रखिएगा बेटा, इटसेल्फ टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड एक एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, लेकिन जब AlCl3 के साथ उसको मिक्स किया जाएगा तभी एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और वो उसकी पहचान है कि उसको एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किया गया है। बड़ी खास बात है, मैं इसको थोड़ा सा रीडिंग करूँगा। फिर प्रोडक्ट बन जाएगा आपका HCl निकल के H+ निकल के। मेरे हिसाब से इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात तो लिखी नहीं हुई है। हाँ ये बात सही है कि इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, और अगर आपका कोई भी एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल एक कार्बोकैटायन होगा तो डेफिनेटली बेटा उसका रिएक्शन में मैकेनिज्म में SN1 से और E1 से भी रिलेशन हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा कि उसका रिलेशन SN1 से और E1 से हो जाए तो फिर उसमें मैकेनिज्म में कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं, उसके बारे में शायद ने यहाँ पर बात करा हुआ है यहाँ पे। बाकी इसमें कुछ भी एज सच कुछ लाइन नहीं लिखी हुई, आप देखिए ध्यान से, तो इसमें एज सच कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, एक चीज़ और भी है बेटा, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन अगर बन गया तो वो बहुत सारे कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स को बना सकता है, जैसे कि एल्कीन बना सकता है इवन एलिमिनेशन के थ्रू। न्यूक्लियोफाइल अगर पा गया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 का प्रोडक्ट दे सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अब मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने की बात आ गई यहाँ पे। ये तो हो गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अब इसमें आगे जाने से पहले एसाइलेशन भी दिखाया गया है, देखिए नेक्स्ट 554 पेज पे देखिए RCOCl है, AlCl3 के साथ जोड़ के, पहले Cl के साथ जोड़ा गया, देखिए इसको लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स, Cl जुड़ गया, Cl पे प्लस Cl पे माइनस आ गया, फिर एसाइल Cl निकल गया है, यहाँ कार्बोडाइन बना, लोन पेयर से रेजोनेंस है, एसाइलियम कार्बोडाइन बन गया। ये एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है, एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जुड़ गया, फिर H+ निकल गया और आपका ये प्रोडक्ट बन गया, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फिर इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है किस तरीके से करते हैं, और फिर लास्ट में एक समरी दी हुई है, समरी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन। ये थोड़ा ये आप ग्राफ देखिए, हैमंड पास्चुलेट इसको बोलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। ये हैमंड पास्चुलेट है, देखिए इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा। इसे हैमंड पास्चुलेट है जो ट्रांजिशन स्टेट्स की बात करता है। बेंजीन पर जब आप इलेक्ट्रोफाइल जोड़ोगे तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाने से पहले एक लूज पाई कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा। स्टार्टिंग मटेरियल देखिए तो एक सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो यहाँ पर इस पाई कॉम्प्लेक्स की है। फिर उस पाई कॉम्प्लेक्स से
ट्रू सिग्मा बॉन्ड बनते हुए एक कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है जो यहाँ पे इंटरमीडिएट है, पाई कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल है सिग्मा कॉम्प्लेक्स यानी कार्बोकेटायन। फिर उसके बाद सिग्मा कॉम्प्लेक्स से H+ के निकलने के बाद प्रोडक्ट के बनने से पहले एक दूसरा पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब H+ निकल जाएगा और बेंजीन के साथ जुड़ करके एक सेकेंड पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसके बाद फिर प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखिए, जो इसका रेट लिमिटिंग स्टेप है वो है इंटरमीडिएट के बनने में पहला पाई कॉम्प्लेक्स। यानी अगर आपसे कोई एग्जैक्टली पूछे कि व्हाट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ध्यान से देखिए बेटा, ये स्टार्टिंग मटेरियल है, ये फर्स्ट पाई कॉम्प्लेक्स है, पाई कॉम्प्लेक्स 1। फिर इसके बाद ये कार्बोकेटायन है, ये पाई कॉम्प्लेक्स 2 और फिर आपका प्रोडक्ट। तो इसमें पाई कॉम्प्लेक्स से जो पहला पाई कॉम्प्लेक्स है उससे सिग्मा कॉम्प्लेक्स का यानी कार्बोकेटायन का बनना, ये इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म होती है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। उसको हैमंड पास्टुलेट बोलते हैं बेटा। हैमंड पास्टुलेट का मतलब होता है एक ऐसी थ्योरी जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में या किसी भी मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन या किसी भी ट्रू इंटरमीडिएट के बनने पर जो बीच में ट्रांजिशन स्टेट्स बनती हैं, जो ट्रू ट्रांजिशन स्टेट्स नहीं होती हैं, उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, कब रेट बढ़ाती हैं, कब रेट कम कर देते हैं, उसके बारे में बताता है। मैं आपको बताऊंगा अलग से, इसको समझाऊंगा कि ये क्या होता है। अब यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है कि इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ रहा है। अब आप थोड़ा सा मैं इसको यही रोकता हूँ, ठीक है, यही है बिल्कुल। अब इसमें कुछ इसमें दिए हुए एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनॉल का जनरेट हो रहा है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन की बात आ रही है। 555 इसको रोकते हैं अभी। अब हम बात करते हैं अपनी इससे जुड़े हुए रिएक्शंस की। तो हमने आपको यहाँ पर जो कुछ भी अभी तक बताया वो अकॉर्डिंग टू क्लेटन बताया, उसके 554 पेज तक आपको समझा दिया। अब सब्स्टिट्यूशन की बात स्टार्ट हुई, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ कि किस तरह से इसको हम और इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ जोड़ेंगे। देखिए, अब ये तो मैंने समझा दिया आपको कि एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल होगा, फिर एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल को किस तरह से रिंग पर जोड़ा जा रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे, और फिर हम बात करेंगे किसकी, फिर हम बात करेंगे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की। तो हम यहाँ पर आपको जो है वो कुछ एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ बेंजीन में और रिएक्शंस दिखा रहे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। थोड़ा देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको बताया था ना कि इनके सवालों को तो डिस्क्राइब करूंगा ही करूंगा, मैं आपको अपने सवाल भी बताऊंगा उसके साथ साथ, जो इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी हैं, इस बुक में नहीं दिए हैं, होने चाहिए थे, लेकिन मैं आपको जोड़ करके बता रहा हूँ। चलिए देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, नोट कर लीजिएगा बेटा। HgCl2 HgCl D3O, डायरेक्ट D3O। ये एक थोड़ी सी स्कीम समझ लीजिए आप, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन समझ लीजिए, एक थ्योरी समझ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब है इसका। देखिए, जब भी कभी कोई एरोमेटिक रिंग आपने लिया हो और आपको लग रहा हो कि उस एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो बहुत ज़्यादा है या तो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा होगी तब भी रिएक्शन के लिए खतरनाक होगी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल्स उसमें जुड़ जाएंगे जितने आपने नहीं सोचे थे, पॉलिश सब्स्टिट्यूशन होने की पॉसिबिलिटी आ जाएगी वहाँ पे। और अगर बहुत कम है
तो फिर रिएक्शन ही नहीं होगा और प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। तो एक छोटी सी बात आप नोट कर लीजिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरह, कि अगर किसी एरोमेटिक रिंग में, फॉर एनी एरोमेटिक रिंग, ओके, इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एरोमेटिक रिंग इज very high or very low, then for that particular aromatic ring, to facilitate or to control the aromatic electrophilic substitution, the mercuric electrophile should be introduced। यहाँ पे क्या होता है बेटा, मर्क्यूरी क्लोराइड को H प्लस को हटा करके जोड़ा गया, देखिए H प्लस को रिमूव किया गया है और HgCl प्लस को लाया गया है। ये मिमिक होता है H प्लस का। मिमिक होता है H प्लस का मतलब ये कि अगर आपको बेंजीन पर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट किसी भी सिंपल इलेक्ट्रोफाइल या किसी भी एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल के साथ बढ़ाना है, देखिए सिंपल इलेक्ट्रोफाइल के साथ कैसे बढ़ेगा भाई, सिंपल इलेक्ट्रोफाइल के साथ तो आपको कुछ और ऐड करके उसको एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर बेंजीन की बात की जाए तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो हम यहाँ बढ़ा नहीं रहे हैं भाई, आगे कैसे बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे वो अलग बात है, बेंजीन ही नहीं रहेगा अगर आप इसको इस पर वो जोड़ देंगे तो। लेकिन बेंजीन के फॉर्म में ही अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ड्यूट्रेशन का रेट बढ़ जाए, देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ बेटा तो यहाँ पर देखिए H था, अगर मैंने इसको हटा करके एक H को D लगा दिया तो मैंने क्या किया, H प्लस को रिमूव किया और D प्लस जोड़ दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पर H प्लस को सब्स्टिट्यूट करके D प्लस लाया है। लेकिन एक खतरा है यहाँ पे, खतरा क्या है कि अगर मैंने इसको एक्सेस में ले लिया, ठीक, तो यहां आगे और डी लग सकते हैं। अगर मैंने इसको एक्सेस में ले लिया, ऐसे तो नहीं लिया है, रिएक्शन यहाँ रुक जाना चाहिए, लेकिन मैंने अगर इसको एक्सेस में ले लिया क्योंकि जो डी प्लस है वो बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसके हर एक पोजीशन पे डी लग जाएगा, हर एक पोजीशन पे डी लगने का मतलब क्या हुआ भैया कि हमको जो चाहिए था वो ना मिलके वो मिल गया जो हमको नहीं चाहिए था, हेक्सा ड्यूट्रेटेड बेंजीन, हर एक H प्लस हट गया और D प्लस आ गया। तो मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं एक इसका मिमिक लगा दूँ, H प्लस हटा करके मर्क्यूरिक क्लोराइड लगा दूँ, और उसके बाद अगर मैंने यहाँ पर लिया ना, यहाँ चाहे D3 उसको तुम एक्सेस में लो यहाँ पे, और चाहे तुम 1 इक्विवेलेंट लो, वैसे अगर 1 इक्विवेलेंट लोगे तो बहुत बढ़िया है, और एक्सेस में लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे Hg है ना वहीं पे आकर के क्या लग जाएगा बाबू, D। तो जहाँ पर आपका HgCl हमने हटाया है वहीं पर ला करके हम D जोड़ देंगे, वहीं पे ला करके हम D जोड़ देंगे। तो अगर आपको किसी रिएक्शन में, जैसे यहाँ पर बेंजीन पर मान लीजिए कि रेट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का कम था, तो उसको हम थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं और फोकस करना चाहते हैं, तो भी हमने मर्क्यूरेशन का इस्तेमाल किया, और हम जब किसी का रेट बहुत ज़्यादा होगा ना तब भी उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आपको उसके एग्जांपल दूंगा, ठीक, अभी तक एग्जांपल नहीं दूंगा, लेकिन अभी जो बेंजीन की बात कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्लेडन चल रहा हूँ मैं उससे तो बहुत ज़्यादा स्किप नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी सी एक बात मैंने यहाँ पर आपको ऐड करवाई कि अगर आपको D3O लेंगे तो आपको जो यहाँ पर ड्यूट्रेटेड बेंजीन का रेट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर आप मर्क्यूरेशन कराने के बाद D3O ऐड करेंगे तो जो वहाँ पर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा भैया, मर्क्यूरिक इलेक्ट्रोफाइल इटसेल्फ एक बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल है, और ये जहाँ जुड़ा हुआ है वहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ने में मदद करेगा, और मदद करने के बाद जो मर्क्यूरी क्लोराइड का रिमूवल होगा वो तो RDS में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन इटसेल्फ मर्क्यूरी क्लोराइड का जो इफेक्ट होगा वो बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू H प्लस, और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट बढ़ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर 2 चीज़ें पढ़ाऊंगा बेटा भी आगे, यहाँ तो वैसे इतना ज़्यादा इस चैप्टर में नहीं दिया गया है, हम लोगों को इस चैप्टर के हिसाब से ही चलना है, बट प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट और सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट होता है एक टर्म, और उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कभी कभी जो रिमूवल होता है लीविंग ग्रुप का उसका भी इफेक्ट पड़ता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेट पे, बट वो कितना हद तक पड़ता है और किस तरह से पड़ता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए एक थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल और दे देता हूँ, मैंने आपको अपने एग्जांपल भी देने हैं बेटा, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा अपने एग्जाम्पल जो हमको देने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे, बड़े एग्जाम्पल नहीं लेंगे, मल्टी एग्जाम्पल लेंगे जब चैप्टर के एंड होंगे, जब चैप्टर के सवालों का डिस्कशन करेंगे तब। देखिए हमने ले लिया यहाँ पे, अभी आगे आएगा वैसे तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हमने ले लिया NN डाइमिथाइल एनिलीन, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया ब्रोमीन ले लिया, सपोज कीजिए ब्रोमीन ले लिया, और ब्रोमीन के साथ सपोज कीजिए मैंने ले लिया FeBr3। अभी देखिए ब्रोमीन जो है वो एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है, इसके साथ जुड़ करके वो ब्रोमीन प्लस जनरेट कर रहा है, और NMe2 की वजह से नाइट्रोजन के लोन पेयर के प्लस R में जाने की वजह से इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ऐसा होता है तो ये देखिए ध्यान से कि अब NMe2 अपने इस दोनों आर्थों पे और जो ये पैरा पोजीशन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है विद द इफेक्ट ऑफ प्लस R रेजोनेंस। तो इसकी वजह से होता क्या है बाबू, इसकी हर एक पोजीशन पे Br लग जाता है। वैसे इसकी आगे बात करेंगे हम, लेकिन हम अभी आपको जो बता रहे हैं उसको समझिएगा, ठीक। यानी कि 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाता है। अगर हम चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए तो क्या करते हैं, HgCl2 को 1 इक्विवेलेंट ले लेते हैं, और फिर क्या करते हैं NMe2 के आर्थो पे HgCl जोड़ देते हैं, या फिर पैरा पे HgCl जोड़ देते हैं। अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम कि मेजर कौन होगा माइनर कौन होगा, वो भी यहाँ पे डिस्कशन का पार्ट नहीं है। और फिर इस पे हम ब्रोमीन लाते हैं। ब्रोमीन को यहाँ पे FeBr3 की भी जरूरत नहीं, समझिए अगर ब्रोमीन भी हम ले लेंगे तब भी रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट मेंशन कर देते हैं, ब्रोमीन खतरनाक है इसलिए। तो अब यहाँ पे हट गया ब्रोमीन और आपको क्या मिल गया, टू ब्रोमो एनिलीन या फिर 4 ब्रोमो एनिलीन, 2 ब्रोमो एनिलीन या 4 ब्रोमो एनिलीन। ठीक, ब्रोमीन 1 इक्विवेलेंट लिखा है मैंने यहाँ। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर खाली Br2 के साथ FeBr3 है तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पॉलीब्रोमिनेशन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की बढ़ रही है बहुत ज़्यादा NMe2 के प्लस R रेजोनेंस की वजह से। लेकिन अगर मैंने मर्क्यूरी क्लोराइड उसके साथ इंट्रोड्यूस कर दिया है तो देखिए ये कंट्रोल हो गया है इसका ब्रोमिनेशन, और केवल 2 ब्रोमो एनिलीन मिल रहा है या फिर 4 ब्रोमो एनिलीन मिल रहा है। कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अगर आपको कहीं पे किसी भी एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा मिले या बहुत कम मिले, उस पर रेट बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, और वहाँ पे आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस को कंट्रोल करना चाहें, टेम्पर करना चाहें, तो उसके लिए आप मर्क्यूरी क्लोराइड इलेक्ट्रोफाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको मिमिक बोलते हैं H+ का। ठीक, तो एक छोटा सा यहाँ पर इसको मैंने ऐड कर दिया। और अब इसके साथ एक चीज़ और है कि बेंजीन के साथ तो इतनी सारी अभी इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि जब हम अभी सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूशन के साथ या सब्स्टिट्यूएंट के साथ किस तरह से रेट बढ़ता है, तो जब ये चैप्टर थोड़ा सा एंड होने लगेगा तो मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्शन भी बता दूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूँगा। मैं आपको सारे इलेक्ट्रोफाइल्स को जोड़ करके बहुत सारे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की पॉसिबिलिटी के साथ कौन कौन से रिएक्शंस हो सकते हैं, कौन नेम रिएक्शन में जा रहा है, कौन सा रीजेंट में जा रहा है, उस पर भी फोकस कर रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अभी हटना नहीं चाहता हूँ, चैप्टर पे ही फोकस रहना चाहता हूँ मैं। तो अभी एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जितने पेजेस अभी हमने कवर किए हैं उनकी तरफ। अभी था ना टर्म की बेंजीन जो है वो कम रेट शो करता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, उसी पर फोकस होगा। हमने बेंजीन पर क्या लिया, हमने बेंजीन पर लिया
Cl, AlCl3 और लिया हमने बेंजीन पे पेरिडीनियम क्लोराइड लिया, ठीक है, विद SbF6 माइनस। ये मैं आपको ना जो ये काउंटर एनायन बनाया मैंने आपको बल्कि काउंटर एनायन, इसके बारे में इसका रोल भी आपको बताऊंगा, रोल ऑफ दिस बल्कि काउंटर एनायन, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, पेरिडीनियम ब्रोमाइड Br3 माइनस Np प्लस। अब ये जुड़ता है इस तरह से, इंटरेक्टेड रहता है इसके साथ, पेरिडीनियम ट्राइब्रोमाइड बोलते हैं इसको। और एक और चीज़ है उसको भी ले लीजिए, और वो है पेरिडिल नाइट्रोपेरिडिल, मतलब पेरिडिल नाइट्रो कंपाउंड। जैसा कि आपको पता है बेटा कि मैंने अभी आपको बताया या इस बुक में भी मेंशन था कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बेंजीन का रेट कम है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोफाइल्स की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बहुत बढ़ा दें तो आप उसका रेट फैसिलिटेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और मैंने जो आपको एग्जांपल दिए हैं, अगर इनका सिंपल किसी भी बेंजीन के एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से कंपेयर किया जाए तो उसका जो रेट है वो कई लाख गुना ज़्यादा है। और उसका कारण सिर्फ है कि आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बहुत हाई इलेक्ट्रोफिलिसिटी कर दिया है। यहाँ पर पहला वाला अगर मैं देखूँ तो उसमें AlCl3 के साथ मैंने ट्राइफिनाइल क्लोराइड लिया हुआ है, तो यहाँ पर देखें तो क्या बनेगा भाई, बेंजीन का H हटके फिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगा और यहाँ पर भी जो है इसका रेट बहुत ज़्यादा होगा। पिरिडिल नाइट्रो सिंपल नाइट्रेशन के कंपैरिजन में कई लाख गुना इसका रेट ज़्यादा होता है अगर आप नाइट्रो बेंजीन बनाना चाहते हैं तो। ये कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स को मैं समराइज भी कर दूंगा आपके लिए। ये SbF6 माइनस के साथ जो आप ये देख रहे हैं Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल का बहुत ज़बरदस्त सोर्स है अगर आप क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे ये जो आपको हाइपर वैलेंट मिल रहा है ये इलेक्ट्रोफाइल, ये बड़ा ज़बरदस्त इलेक्ट्रोफाइल है, पेरिडिल की वजह से ऐसा है। ये ब्रोमोबेंजीन बनाएगा, I3 माइनस के साथ भी होता है और Br3 माइनस के साथ भी होता है। तो अगर आपको कहीं पे कुछ ऐसे सबस्ट्रेट मिले जिनकी सपोज करिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो एरोमेटिक रिंग की, तो उनकी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के रेट को आप एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल को चूज करके या उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा करके या रिएजेंट को चूज करके भी आप उसका रेट बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे कुछ खास जो आपके इंपॉर्टेंट एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स जिनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाई गई हो फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ सच लेस इलेक्ट्रॉनिक एरोमेटिक रिंग्स, वो मैं आपके सामने बनवा दूंगा, टेबल बनवा दूंगा आपके लिए जब चैप्टर एंड होगा। तो अभी नहीं, अभी चैप्टर को चलने दीजिए। तो ये भी एक पॉइंट आप जो है अलग से नोट कर सकते हैं इस चैप्टर के इन जो पेजेस थे उनके रेफरेंस में बेंजीन को लेकर के। अब जो है वो हम बात करेंगे अपने 555 पेज की अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और यहाँ से स्टार्ट होगा कि अगर आप किसी एरोमेटिक रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट लगा दे तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है रेट पर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। अब बेंजीन पर कितना पड़ रहा है, दूसरे एरोमेटिक रिंग्स पर कितना पड़ेगा, जिसमें तो खाली बेंजीन की बात की गई इस चैप्टर में, लेकिन हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई रिंग लेते हैं तो उस पर भी कितना इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से कंपेयर करते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये जो काउंटर एनायन है ना आपका, इसका क्या रोल होता है मैकेनिज्म में और किस तरीके से इसको यूज किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे बेटा, बड़ा स्पेशल है ये, ठीक। तो इसको लेकर के चलिए। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा तीसरा,
वो 555 से स्टार्ट होगा। देखिए मैं थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन तो ले ही रहा हूँ, साथ साथ में प्रॉब्लम भी आपको अपने हिसाब से लिंक करवा रहा हूँ। लेकिन एक बात समझिए बेटा, लिंक करवाने के लिए, कंबाइंड प्रॉब्लम कराने के लिए अभी हम चैप्टर के एंड में जब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो उसको एलाबोरेट करके मैं आपको समझा दूंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको सीक्वेंस वाइज लेक्चर पढ़ने हैं, जितना सीक्वेंशियल रहेंगे जितना आपको फ़ायदा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बिल्कुल सिस्टमेटिक रहिए मेरे साथ। कंप्लीटली अगर आपको सीखना है, कंप्लीटली आपको कुछ जानना है, तो मेरा तो ऐप में कोर्स चल ही रहा है, आप उसके साथ लिंक करके इस क्लेडन के सोल्यूशन को ऐड करके ले लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि भैया किस तरीके से क्या कर रहे हैं प्रतीक सर और किस तरीके से वो हमारा उसमें फ़ायदा है। अब बीएससी के बच्चे हों, एमएससी के बच्चे हों, एंट्रेंस की तैयारी करना हो किसी, चाहे कहाँ से भी आपका कोरिलेशन हो, इम्पोर्टेंस आपका क्लेडन का बढ़ जाता है आपके लिए। और एक बात ध्यान रखिए बेटा, आप लोग जितना सिंसियर रहेंगे, जितना आप ज़्यादा मेरे साथ जुड़ेंगे, उतना मैं बढ़िया आपके लिए बढ़िया से बढ़िया प्रॉब्लम, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट, बढ़िया से बढ़िया सवाल लेके आऊँगा। पूरी मेहनत लगाऊंगा अपनी और आपको ज़्यादा से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आखिरी में आपको यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बोलिए कि चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने लाइफ में, अपने कैरियर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान देने के लिए जो है वो मेहनत करें। और किस तरीके से वो मेहनत कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और मैंने आपको सारा कुछ सिस्टमेटिकली आज बताया। होप आपको मज़ा आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है बेटा कि ये हमारा दूसरा लेक्चर था आज, सीक्वेंशियल हम चलेंगे, सीक्वेंशियल हम पढ़ेंगे, तब हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय।